हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? आज उस्मानी सर आपके सामने में बहुत ही मस्त और बहुत ही धांसू और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है, जो आपके 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और नीट एग्जामिनेशन और जेई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपको गॉसेस थ्योरम को कंप्लीटली उसकी थ्योरीज आइडियाज कंप्लीट क्लियर होना चाहिए और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होता है, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स होता है और वो भी आपको मिलने वाला है। लेकिन हम लोग जो पहले एक सेक्शन लेते हैं जिसका थ्योरी आइडियाज में हम लोग क्लियर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो स्पेशली 12th बोर्ड के लिए एंड उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ भी चुका है तो फॉर योर रिफ्रेशमेंट उसको फिर से अगर इन चीज को देखते हो तो बहुत सारी चीज आपको याद आ जाएगा, कॉन्सेप्ट्स और आपका शार्प हो जाएगा। तो टाइम गंवाए बिना हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोगों ने बारी बारी से 3 एप्लीकेशन की बात करा था। उसमें 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, न्यू व्यूअर हो, तो आप सब्सक्राइब कर लो। वो सारे वीडियोस आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हो और उसको जहां भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो या हमारी टीम आपको उसके लिए सेटिस्फाइड जवाब देगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है किसके कारण? यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल यानी जिसके अंदर में मटेरियल नहीं होगा, सिर्फ सरफेस होगा। मटेरियल नहीं होगा तो एयर होगा, ऑब्वियस है। सरफेस होगा, वो भी सरफेस थिन होगा, पतला होगा। और उस स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल शेल के ऊपर में जो चार्ज है वो एक समान बटा हुआ, यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये यूनिफॉर्मली स्फेरिकल जो हमारा शेल है, चार्ज शेल है, इस चार्ज शेल के ऊपर में जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्म बटा हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर रूप से, समान रूप से बटा हुआ है। अब इस स्फेरिकल शेल जिस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली, इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। सवाल है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां कहां पता करेंगे। तो इसको देखने के बाद ऑब्वियसली आपके दिमाग में बच्चों ये बात आता होगा कि अगर वह पॉइंट बाहर है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है तो क्या होगा? अगर वह ऑब्जर्विंग पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? या अगर ऑब्जर्विंग पॉइंट इस शेल के अंदर है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाता है। ये फिगर देखने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाता है। अब इन 3 ऑप्शंस में हमें ये देखना है कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, कितना होगा, और कहां कम होगा और कितना कम होगा, और कहां बिल्कुल ही नहीं होगा। ये बातें हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। आप ध्यान पूर्वक देखो और समझो, बहुत मजा आने वाला है बच्चों। तो लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं हम लोग। तो चूंकि हम लोगों ने टॉपिक का नाम दे रखा है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और गॉस साहब जो अपने थ्योरम को अप्लाई करा है, तो उनके थ्योरम को अप्लाई जब हम करते हैं तो हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं और ये हम मानते हैं कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर में वो चार्ज
प्लेस्ड है। तो अब हम लोग अलग अलग पॉइंट्स में, सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं। अब जिस पॉइंट पे अगर हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, जिसका नाम होता है ऑब्जर्विंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां पे पता करना है दिस वेरी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो गॉस का थ्योरम अप्लाई करना है, तो ऑब्वियस है कि गॉस का थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब हम एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करेंगे। तो होता यह है कि जिस जगह पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हो, तो उस जगह, उस पॉइंट से होते हुए एक स्फेरिकल या एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब मान लो इस तरह का एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी अगर हम सरफेस, स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते हैं, तो अब ये हमारा जो चार्ज स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। अब यहां पे हम गॉस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड, उसको हम लोग देखेंगे। हमने मान लिया कि हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, और टोटल चार्ज जो इस स्फीयर के ऊपर है वो कैपिटल Q है। और उसके बाद हमारे पास एक ऑब्जर्विंग पॉइंट हमने यहां ले रखा है, और ये ऑब्जर्विंग पॉइंट बच्चों, ये ऑब्जर्विंग पॉइंट P जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, या केवल हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता मालूम करना है। तो इस पॉइंट से होकर के हमने एक गॉसियन सरफेस का कल्पना करा। ये हमारा गॉसियन सरफेस है बच्चों, गॉसियन सरफेस है, दिस इज गॉसियन सरफेस। और जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, वहां एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं। हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेने की कोशिश करा, और इस एरिया एलिमेंट का एरिया हमने स्मॉल एलिमेंट है, इसलिए सरफेस एरिया इसको हमने डेल्टा एस रखा, या बच्चों आप ds भी रखते हो, d स्टैंड्स फॉर वेरी वेरी स्मॉल एज वेल एज डेल्टा। ये बताता है किसी चीज को बहुत छोटा दिखाना है तो हम लोग d का इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा सरफेस है। अब इस पॉइंट, ऑब्जर्विंग पॉइंट से होते हुए एक सरफेस को ले लिया, और इस सरफेस पर हमने एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर डाला। अब इस यूनिट वेक्टर को उस एलिमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा वेक्टर एरिया। अब ये वेक्टर एरिया का डायरेक्शन, ये उस पर डाला गया नॉर्मल वेक्टर n कैप होता है, वो उसका डायरेक्शन हो गया। और चार्ज स्फीयर से, कोई भी चार्ज वाले पॉइंट से अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करते हैं, तो उस जगह में वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा वेक्टर एरिया है वह दोनों पैरेलल है, यानी यहाँ पे n कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों पैरेलल है। अब हम करते क्या है कि इस छोटे से एरिया एलिमेंट में कितना फ्लक्स होगा, तो उसके लिए हम लोग डी फाई का इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा, थोड़ा सा फ्लक्स है, फ्लक्स स्टैंड्स फॉर फाई, फाई को हम लोग फ्लक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, डी लगा दिया, बहुत छोटा सा बच्चों। और उसके बाद इधर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया, वेक्टर एरिया डेल्टा एस या ds भी आप लिख सकते हो। तो ये छोटे से एलिमेंट का हुआ। अब हम चाहते हैं कि इस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया, फ्लक्स निकालना है, क्योंकि बच्चों जब ये गॉसियन सरफेस इस चार्ज को या चार्ज स्फीयर को घेरता है, तो गॉस साहब ने कहा कि अगर कोई इस क्लोज सरफेस किसी चार्ज को घेरता है, तो उस क्लोज सरफेस के ऊपर पड़ने वाला जितना फ्लक्स होगा उसका वैल्यू होगा 1/ε0 इंटू चार्ज। कितना चार्ज वो घेर के रखा है गॉसियन सरफेस, वो चार्ज होता है। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, हम चाहते हैं कि पूरे गॉसियन सरफेस का हो, तो इसके लिए हम लोग इसको बच्चों इंटीग्रेट कर देते हैं। ये इंटीग्रेट कर दिया तो पूरे गॉसियन सरफेस का फ्लक्स हो गया।
तो अब ये चूंकि क्लोज सरफेस, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और इसमें हमने एक रिंग लगा दिया, जिसका मतलब होता है कि जिस चीज का हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं इनफैक्ट वो क्लोज सरफेस है, हर तरफ से परिबद्ध है, बंद है। और ये डी फाई का इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे फाई हो जाएगा। उसके बाद पहले हम यहाँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ई डी एस, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा यानी 0 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो दिस बिकम्स cos 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री हो जाता है 1। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दिस पॉइंट पे, P पॉइंट पर, बिल्कुल जब वो पॉइंट हमारा फिक्स है, जो इसके सेंटर से हमने इसकी दूरी r रखा है, इस सेंटर से इसकी दूरी r रखा है, तो ये पॉइंट हमारा फिक्स है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे फिक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर करा, तो ये रह गया हमारा ds, और इसका वैल्यू 1 होता है, और अल्टीमेटली ds का इंटीग्रेशन यहाँ पे s हो जाएगा। तो अब यहाँ s हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जगह बना लें बच्चों, अच्छा रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, ये जो हमारा फ्लक्स है गॉस साहब ने जो बता चुके हैं वो है 1/ε0 मल्टीप्लाइड चार्ज, जो चार्ज को वो अंदर घेर के रखा है वो चार्ज, तो ये हमारा चार्ज Q है। अब ये E निकालना है, तो S इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/ε0 इंटू S, Q/ε0। तो ε0 का वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ हम लोग रखेंगे ही, यहाँ S का वैल्यू यानी जो हमारा गॉसियन सरफेस है जो स्फेरिकल है, उस स्फेरिकल सरफेस का वैल्यू निकालना है। उसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। अब ये सारे वैल्यूज को थोड़ा सा अगर हम लोग अरेंज कर लें तो कुछ इस तरह का हम लोग को ये नजर आने लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हुआ बच्चों वो हो गया 1/4πε0 एंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमें कुछ ये बताता है। अगर हम कूलम्स की तरफ जाएं तो वहां पे हम लोगों ने ये कहा था कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है, पॉइंट चार्ज, ये चार्ज बॉडी है, सरफेस पे चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q है, और यहां से r डिस्टेंस पे ऑब्जर्विंग पॉइंट P है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था 1/4πε0 एंड दैट मच चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज से जो वैल्यू होता है बिल्कुल यहाँ पे वही वैल्यू सिमिलर नजर आता है। ये ऐसा फील होता है कि जो Q चार्ज है इस बॉडी के ऊपर नहीं है, ऐसा लगता है कि Q चार्ज इसके सेंटर पे है, जबकि सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब है कि स्फेरिकल सरफेस पे जो चार्ज होगा वह चार्ज का इफेक्ट, अगर हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उनका ऐसा लगता है कि मानो ये टोटल चार्ज इसके सेंटर में सेंटर्ड है। तो यहां से हम लोगों को इस स्फीयर या स्फेरिकल शेल जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज था उसके कारण एक्सटर्नल पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिया। अब अगर हम यूं कहें कि हमारे पास ऑब्जर्विंग पॉइंट का पोजीशन अलग अलग हो सकता है, अगर हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट इस चार्ज शेल के, चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर है तो सरफेस पर क्यों नहीं हो सकता है। अगर ये ऑब्जर्विंग पॉइंट इसके सरफेस में हो जाएगा तो अगर इस स्फेयर का जिस पे चार्ज है उसका रेडियस को अगर हम कैपिटल R ले लेते हैं, ऑलरेडी ये स्मॉल r है तो कैपिटल R ले लेते हैं, तो ऑब्जर्विंग पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा तो उस समय हमारा स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी ऑब्जर्विंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, आउटसाइड ऑफ चार्ज्ड शेल, ये चार्ज शेल के आउटसाइड में है। एक तो केस आया हमारा
दूसरा केस कहता है कि ऑब्जर्विंग पॉइंट, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जहां पर ऑब्जर्विंग पॉइंट ऑन द surface of charged spherical shell या spherical shell या sphere या shell spherical shell, ये कितना हो जाएगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा बच्चों। इसको हम E1 नाम देते हैं, इसको E2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज अपॉन, अब ये R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। दो पोजीशन में निकल गया हमारा। अब तीसरा पोजीशन है बच्चों, तीसरा पोजीशन है इनसाइड द स्फीयर। ऑब्जर्विंग पॉइंट अब कहां है? ऑब्जर्विंग पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, यानी स्फीयर के इनसाइड में, चार्ज स्फीयर या स्फेरिकल सेल के इनसाइड में। सपोज दैट वो ऑब्जर्विंग पॉइंट अगर स्फीयर के अंदर है बच्चों, यहां पर है, अगर यहां पर है तो गॉस का थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम ऑब्जर्विंग पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। तो अगर हम वो पॉइंट इनसाइड है, अगर वो पॉइंट इनसाइड है और इसको लेते हुए अगर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो ये गॉसियन सरफेस हमारा, जो गॉसियन सरफेस जो हमारा बन रहा है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके अंदर में चार्ज नहीं है, चार्ज इस आउटर फेस में है, सरफेस में है। इसका मतलब है कि जब ऑब्जर्विंग पॉइंट यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर हो जाएगा तो गॉसियन सरफेस हमारा चार्ज नहीं घेरता है, इनक्लोज नहीं करता है, यानी चार्ज का वैल्यू यहां पे जीरो हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर हम इसको E3 नाम दें तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो बच्चों हमें एक चीज मिला कि अगर ऑब्जर्विंग पॉइंट स्फेरिकल शेल के बाहर हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा इतना। अगर ऑब्जर्विंग पॉइंट चार्ज शेल के सरफेस के ऊपर हो जाएगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इतना। अगर वो इनसाइड द स्फेरिकल शेल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां जो हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो कोई चार्ज को वो घेरने का काम नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देख लिया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली तीनों डेरिवेशन को हम लोग ग्राफिकली देखना चाहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ग्राफ ड्रॉ करें। तीनों चीज को एक जगह लेके आते हैं हम लोग। ये हमारा एक ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ। ये ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस होगा, दिस इज डिस्टेंस, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, दिस इज अ ओरिजिन। और यहां से ये डिस्टेंस हमने कैपिटल R ले लिया, यानी रेडियस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, और इसके आगे हमारा R का वैल्यू ऑनवर्ड आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट इनसाइड द शेल है, अगर हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट सेल के अंदर है, तो ऑब्वियसली अगर कोई भी पॉइंट अगर सेल के अंदर होगा, उसको ओरिजिन से अगर मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस जो है इसके रेडियस से क्या होगा? बिल्कुल कम होगा। यानी रेडियस तक का जो डिस्टेंस है यहां तक है, यानी यहां से लेके यहां तक रेडियस के अंदर की बात है। और रेडियस के अंदर की कोई भी अगर पॉइंट ले लेते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होता है। इसका मतलब है कि यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, यानी यहां से लेके यहां तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस पोर्शन में ई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और जो ही हम R पे पहुंचते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और आउटसाइड जब था
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था 1/4πε0 एंड Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। चूंकि स्मॉल r बाहर की तरफ है, यानी दिस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस रेडियस से ये जो हमारा स्मॉल r है बड़ा है, इसका मतलब है r बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा। चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ ये वैल्यू इससे छोटा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द सरफेस वो ज्यादा होगा। जो ही वो डिस्टेंस कवर करते हुए r तक पहुंच जाओगे तो वो बिल्कुल उसके सरफेस में आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम मेरा जो ही डिस्टेंस हमारा r कवर करता है ऑन द सरफेस आता है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैक्स हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स होता है 1/4πε0 एंड चार्ज अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैक्सिमम हो जाता है। और उसके बाद इससे बाहर जब हम और दूरी को बढ़ाते हैं, यानी रेडियस जो इसका अपना रेडियस है कैपिटल R, और जो इससे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा, यानी इसके आगे जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ होगा। तो ये जो हमारा एक ग्राफ है ये शो करता है तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा खूबसूरत दिखाने के लिए हम लोग इसको डॉट लाइन दे देते हैं इस तरह से। इनफैक्ट ग्राफ का पोर्शन हमारा ये है और उसके बाद ये पोर्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, और इस कर्व वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन दिस r स्क्वायर। तो बच्चों आज हमने गॉस थ्योरम पर जो एप्लीकेशन था हमारा, तीनों एप्लीकेशन हमने फिनिश कर दिया। अब बच्चों इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा गॉस थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होगा, जो स्पेशली नीट स्टैंडर्ड का होता है। आप उसको देखो। अगर आपने गॉस थ्योरम से रिलेटेड सारे वीडियोस को आपने देख रखा है तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप इसको आसानी से समझ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप इट अप, continue and share to your friend, and if you are a new viewers please and continue करो और आगे का क्लास का मजा लो। थैंक यू।